भाई लोगों, क्या हालचाल। आ गए फिर से तुम सब मेरे साथ एक और धमाकेदार एपिसोड में। और इस बार तो भाई कसम से दिल छू जाने वाला मोमेंट है, क्योंकि आज हम सोलो लेवलिंग की असली कहानी को एक खूबसूरत, इमोशन और थोड़ा फनी ट्विस्ट के साथ खत्म करने वाले हैं। और अब जो एपिलॉग शुरू होगा ना, वो तुम लोगों को ऐसा लगेगा जैसे पबजी के बाद कोई लूडो गेम चालू हो गया हो। सब कुछ शांत, सब कुछ स्लो, लेकिन अंदर से खतरनाक इमोशनल झटका। तो पिछला वाला जो चैप्टर था ना, उसमें तो आग ही लग गई थी। संग जीनू और ड्रैगन किंग के बीच में ऐसा फाइट हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और आखिरी ओवर में छक्का लगा के जीत गए हम। भाई ड्रैगन किंग का सारा घमंड तोड़ के रख दिया अपने जीनू ने। और जैसे ही वो ड्रैगन भैया धरती पर धड़ाम से गिरे, वैसे ही रूलर्स की पूरी फौज आ गई। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले एग्जाम के रिजल्ट के बाद रिश्तेदार घर पे पहुंच जाते हैं। अब जीनू तो जीत चुका था, लेकिन भाई उस बंदे के दिमाग में जो प्लान चल रहा था ना, वो सुन के तुम भी सोचोगे कि बंदा है तो किंग, लेकिन सोचता भी है गॉड लेवल पर। उसने रूलर से कहा, भाई एक फेवर चाहिए। रूलर्स बोले, क्या चाहिए बेटा? बोला, कप ऑफ रीइंकार्नेशन चाहिए। अब ये कोई चाय का कप नहीं है भाई, ये तो भगवान का बनाया हुआ स्पेशल जादुई टूल है, जो टाइम को 10 साल पीछे ले जा सकता है। अब सुनो असली बात। रूलर्स बोले, भाई अगर तुम ये करोगे तो जितने भी मोनार्क्स को मार के आया है, सब वापस आ जाएंगे, पूरे फुल मेमोरी के साथ, और दोबारा से वही आतंक मचाएंगे। सोच ले अच्छे से, क्योंकि एक बार किया तो वापसी का कोई टिकट नहीं मिलेगा। पर जीनू था ठहरा देसी हीरो। बोला, भाई इतने लोग मरे हैं इस लड़ाई में, करोड़ों की संख्या में, सबको बचाना है। और भाई सोचो, कैसा बंदा है, जानता है कि सब भूल जाएंगे उसकी कुर्बानी, कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी बोला, करना है, क्योंकि मैं ही कर सकता हूं, और अगर नहीं किया तो फिर किस काम का ये पावर। भाई इमोशनल कर दिया उसने। मतलब हीरो नहीं, भाई भगवान का फ्रेंचाइजी लग रहा था। अब रूलर्स थोड़े सहम गए। बोले, भाई तू पक्का है? क्योंकि ये जो कप ऑफ रीइंकार्नेशन है, इसकी वैलिडिटी वैसे भी खत्म होने वाली है। अगर तू फेल हो गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जीनू ने बोला, जो होगा देखा जाएगा, पर एक बार फिर कोशिश जरूर करूंगा। और फिर भाई उसने एक और इमोशनल पंच मारा। बोला, मेरे शैडो सोल्जर्स का क्या होगा? मेरी पूरी आर्मी जो हमेशा मेरे साथ रही, वो कहां जाएगी? रूलर्स बोले, जिनका पास्ट से टकराव हुआ है वो सब उड़ जाएंगे, लेकिन जो नहीं टकराए वो रहेंगे। ये सुनकर जीनू मुस्कराया, एकदम साउथ मूवी वाला एक्सप्रेशन। स्लो मोशन में हवा उड़ रही हो और आंख में चमक। अब प्रोसेस चालू हुआ। भाई कप का जल उठाया गया, जैसे कोई तांत्रिक किसी ताबीज को खोल रहा हो। और जैसे ही प्रोसेस चालू हुआ, पूरी दुनिया चमकने लगी। अलग अलग जगहों के कैरेक्टर्स दिखने लगे। सबका फाइनल मोमेंट, जैसे कोई भारी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। और फिर एक पल में बूम, सब खत्म, और हम लोग वापस 10 साल पीछे आ गए। अब सोचो, अचानक सीन कट होता है और हम घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर जीनू की मॉम अपनी छोटी बेटी को बोल रही है, जा जाकर जीनू को उठा, स्कूल का टाइम हो गया है। और भाई जैसे ही कैमरा जीनू की तरफ मूव करता है ना, वो सीन देख के लग रहा था जैसे कोई प्यारा सा एनीमे चालू हो गया हो। छोटा सा, क्यूट सा, मासूम सा जीनू, बाल भी हल्के बिखरे हुए, और हमारी मॉम उसके सिर पर हाथ फेरती है। और भाई इस सीन के बाद तो दिल ही भर आया। जीनू अपने रूम से निकलता है और सामने देखता है, उसकी छोटी बहन खाना बना रही है। मॉम यंग और हेल्दी है, और सबसे बड़ा झटका, डैड भी वापस आ गए। मतलब पूरा फैमिली सेटअप वापस रिस्टोर हो चुका है। और उस मोमेंट पर भाई जीनू के आंख से एक आंसू गिरता है, जो देख के उसका डैड पूछता है, क्या हुआ बेटा? और जीनू थोड़ा मुस्कराता है, थोड़ा उदास होता है, और कहता है, मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। अब बाहर से तो सबको लग रहा है, हाँ बच्चा डर गया, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि बंदा क्या कुछ करके आया है। वो सबकी जान बचा के खुद को मिटा के आया है। और अब जब फैमिली फिर से साथ है, तो जीनू का दिल भर आया। थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट चलता है। जीनू अपनी छोटी बहन को देखता है, मॉम के हाथ का खाना खाता है, डैड की गोद में बैठता है, और मन ही मन सोचता है, भाई ये रात अब खत्म हो चुकी है, अब सवेरा है,
उसके बाद जीनू स्कूल जाता है। अब भाई, जो लड़का अभी कुछ दिन पहले मॉन्स्टर्स के साथ WWE फाइट कर रहा था, वो अब स्कूल के यूनिफॉर्म में बैठा है, पेंसिल से होमवर्क कर रहा है और दोस्तों के साथ कैंटीन में समोसे खा रहा है। और यही देख के बंदा खुद भी सोचता है, भाई क्या मैं थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल सकता हूँ? क्या मैं भी थोड़ा चिल कर सकता हूँ? और उसी मोमेंट पे वो खुद को कहता है, हाँ मैंने इतना कुछ झेला है, तो ये छोटा सा पीसफुल टाइम मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन भाई, सीन यही खत्म नहीं होता। मोनार्क्स तो अभी भी प्लान बना रहे हैं, वो तो आने ही वाले हैं। आसमान के ऊपर डायमेंशनल रिफ्ट बनने का प्रोसेस चालू हो चुका है। मतलब बंदा जानता है कि ये शांति सिर्फ थोड़े टाइम की है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे फिर से उठ खड़ा होना पड़ेगा, फिर से वो हीरो बनेगा। पर इस बार वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा, पहले से ज्यादा तैयार और पहले से ज्यादा फनी भी। क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं है। वो जानता है कि उसकी फैमिली सही सलामत है, और इस बार अगर वो लड़ेगा तो और भी जबरदस्त तरीके से लड़ेगा। और इस नए टाइमलाइन में शायद सब कुछ वैसा ना हो जैसे पहले था। शायद उसके शैडो सोल्जर वापस ना आए, शायद उसके पुराने दोस्तों की यादें मिट जाएं। लेकिन जीनू जानता है, जो भी होगा वो अकेला लड़ेगा और सबकी रक्षा करेगा। क्योंकि वो सिर्फ एक हीरो नहीं, वो खुद पूरी आर्मी है। और भाई, कहानी खत्म होती है उस सीन पे जहां वो स्कूल की छत पर बैठा है, आसमान को देख रहा है, मन में सोचता है, अब की बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, किसी को हार्म ना करके, सबको प्रोटेक्ट करके। और जैसे ही कैमरा उससे ऊपर जाता है, आसमान में हल्का सा रिफ्ट दिखता है, यानी सिग्नल दे दिया गया है, फ्यूचर आने वाला है, फाइट दोबारा चालू होने वाली है। द एंड, और मे बी जस्ट द बिगिनिंग। भाई सुन, सीन ऐसा है कि जब जिनू ने सारी चीजें रीसेट कर दी ना, तो उसका एक एक मोमेंट जैसे जिंदगी के वो पुराने एल्बम के फोटो बन गए थे जो तू स्कूल के टाइम छुप के देखता है। वो सारे मोमेंट्स उसके लिए अब प्राइसलेस थे, क्योंकि उसकी लाइफ में वो सब पहले ही डिलीट हो चुका था। अब फिर से सब वापस मिला था, तो उसका मतलब ही कुछ और हो गया था। वो मॉम की स्माइल, वो बहन का चाय में बिस्किट डुबाना और डैड का ऑफिस जाते वक्त सिर पर हाथ फेरना, ये सब फिर से जीने जैसा था। लेकिन तभी कहानी थोड़ा ट्विस्ट लेती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी मॉम एक दिन उसके रूम की सफाई कर रही थी, और वहां एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि कुछ ऐसा है जिसका मुझे ध्यान रखना है, जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। मतलब एकदम टिपिकल इंडियन स्टाइल में टेंशन मत लो, जल्दी आऊंगा वाला नोट था। लेकिन असलियत ये थी कि भाई डायमेंशनल लिफ्ट में जा चुका था, और वहां जो हो रहा था वो नॉर्मल इंसान की सोच से बाहर था। उधर दूसरी तरफ वो लिफ्ट कोई सिंपल गेटवे नहीं था, वो तो पूरी एक अलग दुनिया थी, जहां सुबह नाम की चीज होती ही नहीं थी। पूरा टाइम डार्कनेस, डार्कनेस और सिर्फ डार्कनेस। और उस डार्कनेस में अकेले जिनू फाइट कर रहा था सारे क्रिएचर से, एक एक करके सारे मोनार्क्स को ढूंढ ढूंढ के पीट रहा था। और भाई वो भी बिना किसी बैकअप के, अकेले। अब सोच तू, इतना टाइम वहां रहना, वो भी बिना किसी बंदे से बात किए, पूरा लाइव जैसे पबजी का सोलो मोड चल रहा हो। अब जब सारे पुराने मोनार्क्स निपट गए, तब सामने आता है एक नया बवाल, मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन, योमंड। अब तू सोच रहा होगा कि ये बंदा कौन है, तो बता दूं कि ये एक ऐसा प्राणी था जो डर के मारे लोगों को उनकी शक्ल में बदल देता था, यानी एकदम मिरर इमेज वाला बवाल। लेकिन हमारे भाई जिनू ने उसकी भी छुट्टी कर दी। हाँ, थोड़ा बहुत पसीना आया था, लेकिन आखिर में तो जिनू ही जिनू है। इतने सालों के फाइट के बाद जब उसका लुक दिखाया गया तो एकदम मस्त लगा। लंबे बाल, हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान लेकिन चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस। और वो कहता है, यहां डायमेंशनल लिफ्ट में मुझे 27 साल हो चुके हैं। भाई सोच, 27 साल अकेले, बिना म्यूजिक, बिना ट्विटर, बिना मैगी। और उधर अर्थ पे बस 2 साल बीते थे। अब तू समझ ही गया होगा कि टाइम का खेल कैसा चल रहा था। और इतना सब करके भी जिनू का दिल कह रहा था कि अब बस एक आखिरी मिशन बचा है, ड्रैगन किंग और उसकी पूरी आर्मी को फिनिश करना। और इस बार उसका प्लान क्लियर था, सब कुछ खत्म करके अपने फैमिली के पास लौटना। उसने अपनी पुरानी आर्मी के सारे डेड सोल्जर्स को फिर से जिंदा किया, सिर्फ एक शब्द बोलकर, अराइस। और भाई, एक के बाद एक सारे डेड बंदे खड़े हो गए जैसे किसी ने पबजी में टीम रिवाइव कर दी हो।
अब उसके पास एक पूरी डेड आर्मी थी, साइलेंट लेकिन जानलेवा। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग अपने क्रिस्टल वाले सिंहासन पे बैठा था, चारों तरफ उड़ते हुए ड्रैगन्स, और वो खुद एकदम थानोस वाली एंट्री में था। तभी उसका एक सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है, सर, खतरा पास आ रहा है, अभी भी टाइम है, भाग चलिए। पर ड्रैगन किंग ठंडी सांस लेकर बोलता है, अब और नहीं भागूंगा, इस बार या तो वो रहेगा या मैं। तभी जिनू वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन पूरा माचिस की तीली वाला बन जाता है। ड्रैगन किंग उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सोचा था कि हम इटर्नल नींद में मिलेंगे, लेकिन देखो, तू फिर आ गया। तुमने वाकई कप ऑफ रेंगनेशन यूज कर लिया। तू पागल है, लेकिन कमाल है। और फिर वो पूछता है, तेरा नाम क्या है? शैडो मोनार्क? जिनू सिर्फ एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, संग जिनू। भाई, उस टाइम स्क्रीन फ्रीज कर देने का मन करता है। अब ड्रैगन किंग उठकर पूछता है, कोई आखिरी शब्द? और जिनू एकदम स्वैग में बोलता है, तेरे लिए? नहीं। और फिर शुरू होता है वो बैटल जो पूरे आर्क का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। एक तरफ ड्रैगन किंग की फ्लाइंग आर्मी, दूसरी तरफ शैडो मोनार्क की डेड सोल्जर्स वाली डार्क आर्मी। हर तरफ बवाल, हर तरफ काटापीटी, एकदम फिल्मी सीन। दोनों लीडर्स आमने सामने भागते हुए आते हैं और भिड़ जाते हैं। बैटल इतना इंटेंस था कि खुद कहानी वालों ने बोला, भाई, ये तो दिखाना मुश्किल है, चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और फाइनली, जैसे उम्मीद थी, जिनू जीत जाता है। अब दुनिया फिर से सेफ है और वो वापसी की राह देख रहा है। अब कट करते हैं धरती पर। यहां 2 साल बीत चुके हैं और एक अमेरिकन फॉर्च्यून टेलर न्यूज में छा चुकी है। वो बोलती है, गॉड ऑफ डेथ आ रहा है। अगर कोई आम बंदा होता ना, तो सब उसे हंस के टाल देते, लेकिन ये बंदी सिलर हर बात सही बोलती आई है। उसने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली। उसने एक एयर हाईजैक प्रेडिक्ट किया था, वो भी सच निकला। अब उसने बोल दिया है कि गॉड ऑफ डेथ अपनी क्लोजल आर्मी के साथ आ रहा है और सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब पूरी दुनिया पैनिक मोड में चली गई है। और तभी आकाश में एक मैसिव गेट खुलता है। सब लोग घूरने लगते हैं, कैमरा सेट, लाइव रिपोर्टिंग चालू। पर जैसे ही गेट खुलता है, कुछ भी बाहर नहीं आता, एकदम सन्नाटा। सब लोग शॉक। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है वहां से जहां संग जिनू एक बार फिर से अपने रियल वर्ल्ड में लौट चुका होता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। वो रिफ्ट जो उसके और मोनार्क्स के बीच आखिरी जंग का मैदान बनी थी, अब शांत है, सब तरफ शांति है। लेकिन जिनू के अंदर कुछ टूट सा गया है। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है, जैसे उसकी सारी पहचान उसके उस बीते हुए टाइमलाइन में ही छूट गई हो, जैसे वो अब इस नई दुनिया में बस एक साया बनकर रह गया हो। लेकिन तभी उसकी नजरें एक शख्स पर जाती है, जो हाथ में फूल लिए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है। वो बंदा सीधा उसके पास आकर उसे बधाई देता है, कहता है, सेफ रिटर्न के लिए बधाई हो। और फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हें किस नाम से पुकारूं संग जिनू, या शैडो मोनार्क? जिनू उस वक्त हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उस वक्त वो समझ जाता है कि ये आम आदमी नहीं है, कुछ तो अलग है इस बंदे में। और तभी सामने वाला बोलता है कि वो रूलर्स का सर्वेंट है और उसको रूलर्स ने भेजा है एक मैसेज देने के लिए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर जिनू कहता है, कम से कम यहां आकर किसी ने मेरा वेलकम तो किया। वो बंदा फिर जिनू को बताता है कि उसने जो किया वो किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। उसने अकेले ही मोनार्क्स को हराया और अब वो देख सकता है कि जिनू के शैडो में लाखों सोल्जर्स मौजूद हैं। एक पूरा आर्मी जैसी फीलिंग आती है। लेकिन जिनू को इस बात पर शक होता है कि कोई इतनी दूर सिर्फ फूल देने के लिए क्यों आएगा। वो सीधा पूछ लेता है, तुम मुझसे मिलने आए हो या कुछ और बात है? फिर दोनों वहां से थोड़ी दूर एक साइलेंट जगह पर जाकर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। वहां रूलर्स का सर्वेंट जिनू को समझाता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब ये दुनिया उसकी उस शक्ति को सहन नहीं कर सकती। बिना मना के ये वर्ल्ड टिक नहीं पाएगा। और वो लोग चाहते हैं कि जिनू इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाए, जहां उसकी पावर बैलेंस में रह सके। अब ये सुनकर जिनू थोड़ा शांत हो जाता है। वो धीरे से कहता है, इससे अच्छा तो तुम मुझे जेल में डाल दो। इस पर रूलर्स का सर्वेंट जवाब देता है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जिनू अब थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है,
तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, मुझे बाहर भेजना चाहते हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। मेरे पास जो पावर है उससे तुम्हें डर लग रहा है। इस पर वो सर्वेंट घबरा जाता है और कहता है कि सीन ऐसा नहीं है। वो फिर सिलर के बारे में बताने लगता है कि सिलर ने एक प्रोफेसी की है कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, और उसकी हर बात पिछले 2 सालों से सच निकली है। और उसका ये विश्वास इसलिए पक्का हो गया क्योंकि सिलर ने बाहर की दुनिया से संपर्क किया था, और उसी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। जिनू ये सब सुनता है और फिर कहता है, ठीक है, इस पर मैं बाद में सोचूंगा, अब तुम जा सकते हो, मेरा अभी बात करने का मूड नहीं है। और वो वहां से चले जाते हैं। फिर जिनू खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगता है जहां लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, और तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि हर एक लिविंग थिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि मैंने अपने न्यू मोनार्क पावर से सारे डिजास्टर्स रोक दिए हैं, सारे मोनार्क्स को हराया है, अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन अब जो पावर मेरे पास बचा है वो किसी न्यूक्लियर फ्यूल जैसा है जो अपनी लाइफ साइकिल के एंड में एक जहरीला टॉक्सिक वेस्ट बन चुका है। और यही बात उसके मन में सबसे ज्यादा घूमती है। क्या मैं अब इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका हूं? क्या अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है? ये सवाल उसे अंदर तक तोड़ देता है। और फिर वो अपने मन की बात एक कैफे में बैठकर बोलता है कि अब मैं अपने अंदर एक अजीब सी खालीपन फील कर रहा हूं। वो लाइन बहुत ही इमोशनल होती है। तभी कैफे के बाहर से एक लड़की गुजरती है और जिनू शॉक हो जाता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है, और उसके मन में एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मुझे इस दुनिया में रुकना चाहिए या नहीं? जब वो लड़की के पास पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चाय यू नो है, वही लड़की जिससे उसका गहरा रिश्ता था। और जहां वो बैठी थी वो जगह एक आइसक्रीम शॉप होती है। अब जिनू सोचने लगता है कि क्या आइसक्रीम की स्मेल पहले भी इतनी अच्छी लगती थी? वो लड़की को दूर से देखता है और सोचता है कि अगर इस दुनिया में मुझे रुकने के लिए कोई एक कारण चाहिए तो वो यही लोग हैं जिन हे मैंने खो दिया और जो अभी भी यहाँ है। इसके बाद फ्लैशबैक जैसा सीन आता है जिसमें हम उन सारे पुराने कैरेक्टर्स को देखते हैं जो संग जिनू के साथ थे, लेकिन अब वो लोग उसे नहीं पहचानते क्योंकि वो सब एक नई टाइमलाइन में जी रहे हैं। उनके लिए जिनू कोई नहीं, लेकिन जिनू के पास उनकी सारी यादें हैं। वो सब उसे याद है, उसकी आंखों में उनके लिए प्यार है, उनका अतीत उसकी मेमोरी में जिंदा है। लेकिन उन सब के लिए जिनू कोई अजनबी बन चुका है। यही वो बर्डन है जिसके बारे में रूलर्स ने कहा था कि जब टाइमलाइन को रिवर्स करोगे तो सारी यादें सिर्फ तुम्हारे पास रहेंगी और बाकी सब के लिए तुम कुछ नहीं रहोगे। और यही बात जिनू को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि वो सब कुछ जानता है लेकिन किसी के लिए उसका कोई मतलब नहीं बचा है। वो अकेला है, अपने मेमोरी में अकेला, अपने दिल में अकेला, और यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो सोचता है कि अब मेरे पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है, ना कोई मुझे जानता है, ना किसी को मेरी जरूरत है। ऐसा लगता है कि मैं हूं भी और नहीं भी। लेकिन फिर वो उन सारे लोगों की बात याद करता है जो उसके लिए कभी बहुत मायने रखते थे और जो अब भी है। उन्हीं की वजह से जिनू कहता है कि हाँ, मैं रुकूंगा, इस दुनिया में मैं रुकूंगा, क्योंकि इन सब की वजह से मेरा यहाँ होना मायने रखता है। मैं उन वजहों को तलाशूंगा जो मुझे यहाँ रोके रखेंगी। और फिर वो कहता है कि हाँ, मैं अब ढूंढूंगा उस वजह को जो मुझे इस दुनिया से जोड़े रखे। और वो आगे चलता है, चाय यू नो के सामने खड़ा हो जाता है। चाय यू नो घूम कर उसे देखती है और दोनों की आंखें मिलती है। ये मोमेंट बहुत ही भावुक होता है। जिनू के लिए ये एक दूसरा मौका होता है, एक नई शुरुआत जहां सब कुछ रिसेट हो चुका होता है। और चाय यू नो के लिए वो एक नया चेहरा है जिसे वो जानती नहीं, लेकिन जिनू के लिए वो एक पूरी दुनिया है। उसकी सारी यादें एक तरफ और चाय यू नो एक तरफ। जिनू को अब ये एहसास होता है कि अब सब कुछ रिसेट हो चुका है, टाइमलाइन पलट चुकी है। लोगों के लिए जिनू कोई नहीं, लेकिन जिनू के पास सबकी यादें हैं। वो सबका अतीत जानता है, हर मोमेंट उसके दिल में है। और यहीं पर ऑफिशियल सोल लेवलिंग मांगा की मेन स्टोरी खत्म होती है। और जब ये सब खत्म होता है